Hello everyone. First of all, a very warm welcome to my YouTube channel. My name is Prachi Tikriwal and I hope you all are doing well. तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे आज, हम लोग जो है हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं जो कि पहले यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में लेबर लॉस के सब्जेक्ट में जिसका कोड 55 है उसमें पूछे जा चुके हैं या आने वाले एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। ओके, और ये जो क्वेश्चंस है सिर्फ यूजीसी नेट वालों के लिए ही नहीं, जबकि जो आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, या जो आपके पब्लिक सेक्टर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, उन सब के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। ओके, तो चलिए क्लास को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको और ध्यान रखनी है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट कि जब भी नई नोटिफिकेशन आए, जब भी जो है नए वीडियोस अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो लोग भी मेरे वीडियो सेशन को देख रहे हैं, तो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स हिट द लाइक बटन एंड अपने कमेंट सेक्शन, अपने जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है, यहाँ पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हेन पीपल गिव कॉज एंड इफेक्ट एक्सप्लेनेशन टू देयर बिहेवियर इट इज कॉल्ड। आपको बताना है कि अगर लोग जो है कॉज एंड इफेक्ट एक्सप्लेनेशन देते हैं तो इस बिहेवियर को क्या कहा जाता है। कि जैसे सपोज कीजिए कि कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, कोई एम्प्लॉय जो है ऑफिस में काफ़ी लेट आ रहा है, कई दिन से लेट आ रहा है, और उसका बॉस क्या है, उसका बॉस देखता है कि ये चीज़ें हो रही है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, इफेक्ट हुआ। ठीक है, तो बॉस ने डिसाइड किया कि वो अपने एम्प्लॉय से बात करेगा इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो उसके बॉस ने क्या किया, एम्प्लॉय से जब बात की तो एम्प्लॉय ने बताया कि भाई अभी उसका बेबी हुआ है और इसके वजह से उसको ध्यान रखना पड़ता है अपने घर में और उसको रोज लेट हो जा रही है। ठीक है, तो अगर बॉस ये चीज़ देख रहा है तो उसको समझ में आ रहा है। यहाँ पे एम्प्लॉय ने क्या किया, कॉज एंड इफेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई ये रीज़न था इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो बॉस समझ जाता है कि भाई यहाँ पे एक जो है एक्सटर्नल फैक्टर है, यानी कि यहाँ पे एक जो है बाहर का एक रीज़न है, यानी कि बेबी हुआ है, काम ज़्यादा है, इस कारण से इस समय लेट हो रहा है। ओके, लेकिन अगर वही बॉस देखता है कि जो है वो चीज़ें मतलब रेगुलरली हो रही है, यानी कि सिर्फ वो एक हफ्ते या 2 हफ्ते या 1 महीने की बात नहीं है, वो हमेशा से उस एम्प्लॉय की आदत है, तो बॉस समझ जाएगा कि यहाँ पे क्या है, इंटरनल फैक्टर्स है। ओके, तो बेसिकली ये जो सारी चीज़ें हैं, ये एट्रीब्यूशन थ्योरी में इनकी बात की गई है क्योंकि फ्रिट्ज हेदर ने दी थी। ठीक है, तो लेकिन अगर आपसे सिंपली ये पूछा जा रहा है कि कॉज एंड इफेक्ट एक्सप्लेनेशन किस में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है एट्रीब्यूशन में। ओके, तो एट्रीब्यूशन थ्योरी में इसको पूरा डीपली डिफाइन किया गया है, जिसमें जो है आपके कंसिस्टेंसी और डिस्टिंक्टिवनेस की सारी चीज़ों की बात की गई है। ठीक है, तो हम लोग जो है अपने जो चैप्टर्स पढ़ेंगे परसेप्शन वाले, तो उन सारी चीज़ों में हम लोग इसको क्या करेंगे, इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। ओके, तो आपको बस एक ध्यान में यही रखना है कि जब भी कॉज एंड इफेक्ट एक्सप्लेनेशन दी जा रही है तो वहाँ पे क्या चीज़ें, किस टर्म की बात हो रही है, एट्रीब्यूशन की बात हो रही है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 3 एट्रीब्यूशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लिविंग वेज, फेयर वेज एंड मिनिमम वेज कंसेप्ट्स वर अडॉप्टेड बाय। आपको बताना है कि इसमें से कौन वो हैं, कौन सी कमिटी है या कौन से जो बोर्ड है या क्या चीज़ है, ठीक है, जो कि लिविंग वेज और फेयर वेज और मिनिमम वेज की कंसेप्ट को उसने डिफाइन किया। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना, इनका ये तीनों वेजेस क्या होते हैं। अभी सबसे पहले एक जो है डिसाइड किया जाता है कि भाई आपको किसी एम्प्लॉय को इतना वेज तो कम से कम देना है कि मतलब वेज स्ट्रक्चर में इतना तो होना चाहिए कि आप उसको इतना वेज दो एटलीस्ट कि वो अपने रोटी कपड़े और मकान के लिए जुगाड़ कर सके। ठीक है, तो यानी कि आप उसको मिनिमम वेज दे रहे हो। फिर आप उसके बाद उसको इतना वेज दो कि एटलीस्ट वो अपने जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं के अलावा जो चीज़ें जैसे कि एजुकेशन है, थोड़ी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने का है, तो वो लिविंग वेज दिया जाता है उसको प्लस करके। फिर एक बात होती है एक पेज की, जो कंपनी की पेबल कैपेसिटी है, यानी कि भाई अगर कोई कंपनी है जो नामी गिरामी है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे ज़्यादा आपको पेजेस मिलते हैं, बिकॉज उनका टर्नओवर ज़्यादा है, तो उस हिसाब से पेमेंट वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ को भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, फेयर वेज हो गया। तो ये जो है आपका ये वेज, बेसिकली ये सारे वेजेस इसमें होते हैं। लेकिन ये तीनों कंसेप्ट किसने दिया था, अगर इसकी बात की जाए तो ये दिया था कमिटी ऑन फेयर वेजेस ने। ठीक है, ये कमिटी ऑन फेयर वेजेस जो है 1948 में सेटअप
सेटअप हुई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, फिर से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1948 में जो है ये कमेटी क्या हुई थी, सेटअप हुई थी, कमेटी ऑन फेयर वेजेस। ठीक है, आपको ये चीजें क्या करना रहेगा, ध्यान रखना रहेगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, ये तीनों जो है मतलब किसने दिया था, कमिटी ऑन फेयर वेजेस में। ठीक है, इसका क्या काम होता है, ये गाइडलाइन प्रोवाइड करती है वेज स्ट्रक्चर क्या रखना है ये सारी चीजों के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो भाई यहाँ पे आपका देखिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है, इसमें आ रहा है गैग्ने-ब्रिग्स थ्योरी ऑफ ट्रेनिंग इज अदरवाइज कॉल्ड एज। ठीक है, गैग्ने-ब्रिग्स थ्योरी की बात की जा रही है। गैग्ने कौन थे, रॉबर्ट गैग्ने, इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आपकी जो ट्रेनिंग और लर्निंग की अगर हम लोग बात करते हैं, थ्योरीज की बात करते हैं, तो उसमें इन लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और अक्सर इससे क्वेश्चन बनते हैं किसी भी तरीके की एग्जाम की अगर हम लोग बात करते हैं। तो गैग्ने-ब्रिग्स बेसिकली इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा था कि कोई भी आप लर्निंग करा रहे हो, ठीक है, कोई भी चीजें आप सिखा रहे हो, तो उसके लिए प्रॉपर एक आपको क्या करना है, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं डिजाइन करने हैं, बल्कि आपको ये भी डिटरमाइन करना होगा कि आपको कंटेंट कहाँ से लेना है। ठीक है, यानी कि कहाँ से लेकर के आपको चीजों को सिखाना है, उनका इंस्ट्रक्शन जो है वो डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको इसको समझ में आ रहा होगा कि इसका ऑप्शन क्या आंसर होगा, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन थ्योरी की इन्होंने बात की थी। रॉबर्ट गैग्ने ने इन्होंने जो है आपके 9 स्टेप्स भी इसमें दिए थे, और इन लोगों ने 3 फेजेस की बात की थी। 3 फेजेस में क्या किया जाता है, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, यानी कि लर्निंग क्यों करनी है, ये सारी चीजें डिफाइन करते हैं। फिर सीक्वेंस की बात करते हैं, यानी कि उसका हम लोग स्टेप बैठाते हैं कि कहीं कैसे उसका इंस्ट्रक्शंस और ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सटर्नल इवेंट्स को हम लोग क्रिएट करते हैं जिससे कि लर्निंग हो सके, यानी कि सिखाने के लिए हम लोग वो चीजें जो है वो तैयार करते हैं। यानी कि हम लोग ने ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया कि वो चीजें क्यों करनी है, ठीक है, हमें क्या क्यों करनी है लर्निंग, क्या चीजें सीखनी है। फिर हम लोग ने सीक्वेंस डिफाइन किया कि हम लोग कैसे सीखेंगे, और तीसरा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो माहौल क्रिएट करते हैं, वो इवेंट्स क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू लर्निंग होती है। तो बेसिकली इन तीनों फेजेस की बात की गई थी इसमें। ठीक है, जिसको जो है रॉबर्ट गैग्ने ब्रिग्स ने अलग अलग मतलब क्या किया था, कंबाइन में दिया था। इन लोग ने बहुत सारी स्किल्स की बात की थी, जिसमें इंटरेक्टिव स्किल्स थे आपके, उसके अलावा कॉग्निटिव स्किल्स थे। तो इन सारी चीज़ 5 स्किल्स की इन्होंने बात की थी। उसके बाद इनके 9 प्रिंसिपल्स थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको वो जो है तो थोड़ी डीपली पढ़नी पड़ेगी, तो उसको हम लोग आपके अलग जो यूनिट्स रहते हैं उसमें हम लोग उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन थ्योरी। यानी इन लोग ने अपनी थ्योरी में कहा था कि किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए, सीखने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं डिजाइन करने हैं, बल्कि साथ में उस कंटेंट को कहाँ से लेना है ये भी डिटरमाइन करना पड़ेगा। ओके, तो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन थ्योरी इसमें डेफिनेटली आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेशंस वाज सजेस्टेड बाय द रॉयल कमीशन ऑन लेबर इन इट्स रिपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे किसकी बात आ रही है, रॉयल कमीशन ऑन लेबर की बात आ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि ये 1928 में, ठीक है, 1928 में ये जो है रॉयल कमीशन ऑन लेबर सेटअप हुआ था, और H.H. वाइटली, ठीक है, और जो है वो चेयरमैन थे। ठीक है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग यहाँ पे फिर से नाम आ रहा है, NM जोशी और दीवान चमन लाल। ठीक है, ये दोनों लोग क्या थे, इसके मेंबर्स थे। ओके, तो ये जो है रॉयल कमीशन ऑन लेबर जो बना, ठीक है, इसका क्या काम था, इन लोग का बेसिकली लेबर की जो कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन है, उनको डिटरमाइन, उनको बेसिकली उनके लिए प्रोविजंस बनाने का सारा काम इनका था। तो जाहिर सी बात है, आपको समझ में आता है लेबर के लिए बन रहा है, तो डेफिनेटली इन लोग ने किसकी बात की होगी, लेबर ऑफिसर को अपॉइंट करने की बात की होगी। ठीक है, तो लेबर ऑफिसर को अपॉइंट करने की इन लोग ने बात की थी रॉयल कमीशन ऑन लेबर ने, जो कि 1928 में सेटअप हुआ था। H.H. वाइटली जो है इसके चेयरमैन थे, NM जोशी और दीवान चमन लाल, ठीक है, वो दोनों इसके इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होंगी। फाइन, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2, यानी कि लेबर ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका आ रहा है डी जॉबिंग मीन्स। ठीक है, डी जॉबिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो अभी जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो आप कभी देखिए हो कि हम लोग भी, आप लोग में भी जो लोग वर्किंग होंगे, और नॉर्मली भी हम लोग ये चीज़ें जानते हैं कि कई हम लोगों को क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में एक टास्क दे दिया जाता है, भाई ये काम तुम्हारा है। ठीक, ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ वहाँ से लिमिटेड नहीं रहते, आपको दूसरी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं कि कभी कोई ज़रूरत पड़े तो आप उसके लिए अवेलेबल रहो, आप एक चीज़ तक जो है वो आप लिमिटेड ना हो जाओ।
ठीक है। और उसके अलावा क्या करते हैं, इसके अलावा आपको एक चीज़ और भी करते हैं, आपको जो है घूमने फिरने के लिए, क्लब ज्वाइन करने के लिए, अगर या कोई स्पोर्ट्स वगैरह का कोई टीम होती है अगर आपकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो सारी चीज़ें आपको ज्वाइन करने के लिए क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। यानी कि आपकी जो स्किल्स हैं उसको ब्रॉड करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ाई जा रही हैं। फाइन। तो ये जो है डी जॉबिंग का मतलब यही होता है, जिसमें ब्रॉड करते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं, आपको एक चीज़ तक सिर्फ लिमिटेड नहीं करते। अगर आपके बाकी तीनों पॉइंट्स ठीक हो गए तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव में जा रहा है। अनदर फॉर्म ऑफ रिट्रेचमेंट है, लिमिटिंग द चांसेस ऑफ ले ऑफ है, डाउन साइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन है। तो डेफिनेटली ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी। आपका क्या आंसर होगा, ब्रॉडनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जॉब्स। ठीक है, डी जॉबिंग का मतलब यही होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर नंबर होगा 1। ठीक है। अब ये बात आती है कि भाई डी जॉबिंग कैसे करते हैं, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है या कभी आपसे कहीं पे भी पूछा जाता है, तो आपको इंटरव्यू में भी अक्सर पूछा जा सकता है। तो डी जॉबिंग का मतलब अगर करना हो तो क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को आप जो है फ्लैटर कर दो, यानी कि वहाँ पे हायरकी ज़्यादा ना हो, वहाँ पे क्या होगी, फ्लैटरिंग होगी, यानी कि आपके ऊपर आप टीम वर्क वहाँ पे बेसिकली ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सुपीरियर्स नहीं है, एवरीवन एवरीवन इज गिविंग देयर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, सारे लोग उसमें क्या कर रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, टीम बना के काम कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को बाउंड्री लेस कर दोगे अगर, मतलब बाउंड्री होने से क्या होता है, सबकी अपनी अपनी जो है जॉब जो है डिफाइन होती है। अगर बाउंड्री लेस होगी तो इसका मतलब क्या होगा, सारे लोग सारे काम में अपना अपना कंट्रीब्यूशन उसके हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम लोग यूज़ करके क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है री इंजीनियरिंग का प्रोसेस भी यूज़ करते हैं इसके लिए। तो ये जो सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करके डी जॉबिंग का जो स्टेप है अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं। फाइन। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर ना होगा, इसका आंसर होगा 1, यानी कि ब्रॉडनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जॉब्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट है जो कि है द न्यू लेनार्क एक्सपेरिमेंट इज एसोसिएटेड विद। ठीक है, तो ये जो न्यू लेनार्क एक्सपेरिमेंट है ये क्या था, मैं आपको बता दूं। न्यू लेनार्क बेसिकली एक प्लेस है जो कि है स्कॉटलैंड में। ठीक है, तो रॉबर्ट ओन एक थे, तो उन्होंने क्या किया, वो जो है अलग वो उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो वो अलग अलग बिजनेसमैन से मिलते थे। उन्होंने वो क्या किए, वो न्यू लेनार्क के जो बहुत फेमस एक इंडस्ट्री थी जिसका नाम था कॉटन ट्विस्ट कंपनी। ठीक है, तो वो मतलब लार्जेस्ट कॉटन स्पिनिंग मशीन मतलब वो था, इंडस्ट्री थी, बिजनेस था, और ब्रिटेन में। तो वहाँ के जो ओनर थे बेसिकली डेविड डेल। ठीक है, वो मिले, रॉबर्ट ओन उनसे मिले, और फिर दूसरे बाकी बिजनेसमैन की मतलब हेल्प से उन्होंने क्या किया, कॉटन ट्विस्ट कंपनी में जो है मतलब यानी कि जो न्यू लेनार्क में थी वहाँ पे क्या किया, उन्होंने 4 इंडस्ट्री उनकी खरीद ली। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब अपनी चारों इंडस्ट्री खरीद ली तो वो देखे कि वहाँ पे बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता था, यानी बच्चे वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या करते थे, बच्चों से काम कराया जाता था। तो उन्होंने सबसे पहले डिसाइड किया कि अगर 10 साल के अंदर के बच्चे हैं तो वो लोग तो पहले इस तरह की इंडस्ट्रीज में काम नहीं करेंगे। ठीक है, और उन्होंने एक फिलेंथ्रोपिस्ट अप्रोच यूज किया, यानी ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे उन्होंने चीज़ें जो है की वो चीज़ें की, और साथ में उन्होंने स्कूल्स लगाए, एजुकेशन के लिए लोगों को सपोर्ट किया, यानी कि बच्चों का भी एजुकेशन हो रहा है और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी एजुकेशन हो रहा है। तो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ वेलफेयर की चीज़ें हो रही हैं। बच्चों को जो चाइल्ड लेबर होता था, 10 साल के अंडर के बच्चे होते थे, उनसे उनको काम के लिए मना किया गया, वहाँ पे स्कूल और एजुकेशन को सपोर्ट किया गया, फिलैंथ्रोपिस्ट ग्राउंड पे उन्होंने काम किया। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली क्या होता है, एक वेलफेयर हो रहा है। तो डेफिनेटली न्यू लेनार्क एक्सपेरिमेंट किससे एसोसिएट होगा, वेलफेयर मूवमेंट इन इंडस्ट्री। ठीक है, वेलफेयर करने की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, और जो न्यू लेनार्क एक्सपेरिमेंट था ये बेसिकली एक आर्गूमेंट पे बेस्ड था कि लोग जो है नेचुरली बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, पीपल आर नेचुरली गुड, बट लेकिन जो उनकी कंडीशन होती है ना कंपनी की, वो और जो इस वजह से उनको ट्रीट किया जाता है उसकी वजह से वो करप्ट हो जाते हैं। और अगर हम लोग उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, हम लोग उनके साथ ह्यूमैनिटी दिखाएंगे, तो वो लोग अपनी जो नेचुरलिटी है, यानी कि जो अपनी गुडनेस है उसको रिटेन करेंगे। और ये हम लोग अच्छाई कैसे दिखा सकते हैं उनकी तरफ, उनके लिए वेलफेयर का काम करके। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है न्यू लेनार्क एक्सपेरिमेंट किसने किया था, रॉबर्ट ओन ने किया था न्यू लेनार्क में।
जो कि है स्कॉटलैंड में, और जो कंपनी का नाम था वो क्या था, कॉटन ट्विस्ट कंपनी। ओके, तो ये आपको चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसका आंसर आपका क्या होगा था, वेलफेयर मूवमेंट इन इंडस्ट्री होगा, वेलफेयर की इसमें बात की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ मूवमेंट वर स्प्रेड हेड बाई। तो सबसे पहले क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ क्या होती है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके वो एसेट हैं तो आप उनसे एकदम दिन रात उनसे ऐसा काम ले रहे हो कि उनकी अपनी पूरी घर की लाइफ और बाकी जो उनकी पर्सनल लाइफ है वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। आपको एक क्वालिटी मेंटेन करके चलनी है, यानी कि वो अपने वर्क लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस भी कर रहे हैं, अपने काम से खुश हैं, हैप्पी हैं, ये सारी चीज़ें उनकी हो रही है। बिकॉज अगर वो हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे अपने काम से, तो अल्टीमेटली क्या होगा, देयर प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। फाइन। तो क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ का जो कंसेप्ट है ये लेकर आए थे रिचर्ड वॉल्टन, और इसको अगर बढ़ाने की बात करते हैं, इसको स्प्रेड हेड करने की बात करते हैं, तो इसको किसने किया था, एरिक ट्रस्ट की इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इनके साथ साथ और भी लोग थे जिसमें कि फ्रेड एंड्री और ईना थॉर्स्टेड, ठीक है, इन लोग ने भी जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना जो है वो प्ले किया है। ओके, तो आंसर आपका क्या होगा, क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ जो है ये किसने, मूवमेंट को किसने स्प्रेड हेड किया था, एरिक ट्रेस्ट, फ्रेड एंड्री और इना थॉर्स्टर, ठीक है। और इसको दिया किसने था, अगर इसकी बात करते हैं तो उसको दिया था रिचर्ड वॉल्टन ने। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब यहाँ पे है ये आपके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपीटिंग फॉर फ्यूचर, द फिफ्थ डिसिप्लिन और द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना, बेसिकली ये सब आपके बुक्स के नाम है, ठीक है, ये बुक के नाम है, और आपको बताना है कि इसके राइटर्स कौन है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको कुछ कंसेप्ट अगर याद रहेंगे तो आप उनके बुक्स के नाम से ही आप मतलब आप उनके नाम से ही उनके राइटर को जज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात हो रही है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या हो रहा है कि आप अपनी तरफ से क्या प्रोवाइड कर रहे हो, अपने कॉम्पिटिटर से क्या बेटर प्रोवाइड कर रहे हो। चाहे आप डिफ्रेंशिएशन की बात करते हैं, कॉस्ट डिफ्रेंशिएशन की बात कर लेते हैं, और अगर हम लोग क्वालिटी डिफ्रेंशिएशन की बात कर लेते हैं, अगर एम्प्लॉय की टर्म में बात कर रहे हो तो आप उनको बेटर वर्किंग कंडीशन और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, उनको अच्छा पे पैकेज प्रोवाइड कर रहे हो। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का जो टर्म है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये माइकल ई पॉटर ने दिया था। तो डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बुक की अगर हम लोग बात करें और यहाँ पे माइकल ई पॉटर का भी नाम आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आपका आंसर नंबर 3, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे आपकी एक आ रही है कॉम्पिटिंग फॉर फ्यूचर, फ्यूचर की बात आ रही है यहाँ पे, फ्यूचर के लिए कॉम्पीट करना। तो अगर इसकी बात करें तो बेसिकली ये किसने दिया था, ये दिया सीके प्रहलाद एंड गैरी हैमल ने। ओके, तो आई होप आपको मुझे पता है कि आपका मे बी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। आपको बेसिकली मैच ऑफ द फॉलोइंग में ऐसा हो सकता है कि आपको सारे आंसर्स ना आए। आपको क्या करना होगा कि आपको कुछ अगर आ रहे हैं तो आप उसको आराम से सॉल्व करके लेके जा सकते हो, ठीक है। तो कॉम्पिटिंग फॉर फ्यूचर जो है उसका आंसर क्या होगा, आपका सीके प्रहलाद एंड गैरी हैमल। इसी तरह से फिफ्थ डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो ये किसने दी थी, पीटर सेंगे ने। ओके, तो पीटर सेंगे ने इसको दिया था फिफ्थ डिसिप्लिन को। और ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज की अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई हमारे डॉगलस मोरे मैकग्रेगर ने दिया था इसको, तो यानी कि ऑप्शन नंबर होगा 2, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कौन दिया था, माइकल ई पॉटर। कॉम्पिटिंग फॉर फ्यूचर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सीके प्रहलाद एंड गैरी हैमल। द फिफ्थ डिसिप्लिन की बात करते हैं तो पीटर सेंगे। और ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज की बात करते हैं तो डॉगलस मोरे मैकग्रेगर। ओके, तो इन्होंने बात की थी। अगर आपको मैकग्रेगर का पता होगा तो डेफिनेटली थ्योरी एक्स थ्योरी वाई उनका फेमस है। इसके अलावा हॉट स्टोव रूल जो हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी इन्होंने ही प्रोवाइड की थी। ओके, तो आंसर आपका 3412 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। ओके, तो यहाँ पे आपके 5 टर्म आ रहे हैं, शिजुके, सीतो, सिकेसु, सीरी और सीसो। तो ये जो टर्म है ये क्या है, अभी आप आराम से याद कर सकते हो, जापानीज वर्ड है। जापानीज में क्या आपका इंपॉर्टेंट है, काइजन, ठीक है। तो काइजन के 5 जो टर्म्स है यानी 5S, ये वही 5S है, ठीक है। इनके हिसाब से क्या है, ये अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी मेंटेन करके चलनी है तो आपको काइजन का जो कंसेप्ट है वो अपनाना पड़ेगा। और काइजन अब अपनाओगे तो उसके लिए उसमें 5 की चीज़ें आती हैं जो कि आप क्या करते हो, आप इसको यूज़ करते हो। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या आपका आ रहा है, अब देखो यहाँ पे आपका शिजुके आ रहा है,
सीतो है, सिकेसु है, सीरी है और सीसो है। ठीक है, सेरी तो भाई इसको तो हम लोग जो है सारे लोग ही जानते हैं, जो आपके बेसिकली आपका आप कह सकते हो कि एप्पल मोबाइल जो बेसिकली यूज़ कर आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो उनको इसके बारे में पता ही पता है। तो अभी सिसुके की बात करते हैं। सिसुके का क्या मतलब हुआ? डिसिप्लिन होता है बेसिकली। ठीक है, तो सिसुके का क्या मतलब होता है? डिसिप्लिन होता है, यानी कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आपको वहाँ पे क्या करना है? डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है। अगर हम लोग डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं तो यानी कि आधी जंग में हम लोग वैसे ही जीत लिए, आपका सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर तरीके से होगी। अगर सीतों की बात करते हैं तो सीतों का मतलब क्या है? ऑर्डर में कोई चीज़ें जो है क्या करना? क्रिएट करना, यानी कि आप प्रॉपर अरेंजमेंट बना के रखो किसी चीज़ का। अगर आप प्रॉपर अरेंज करके रखते हो कोई चीज़ तो वो आपको आराम से अवेलेबल हो जाती है, आराम से वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आपको कोई किसी बात की कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती है। सिकेसु की बात करते हैं। सिकेसु का मतलब होता है कि जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे आपको एक क्लीनलीनेस यानी कि हाइजीन जो है वो मेंटेन करके रखनी होती है। ओके, तो अभी इसके बाद हम लोग सीरी की बात करते हैं। सीरी का मतलब क्या होता है? क्लियरिंग। ठीक है, आप किसी चीज़ को बहुत क्लियर कर दो, यानी कि उसको एकदम क्लासीफाई कर दो और वो कंसेप्ट को क्या करो? उसको एकदम अवेलेबल कर दो। ओके, सीसो की बात करते हैं। सीसो का क्या मतलब होता है? स्वीपिंग एंड वॉशिंग। ठीक है, यानी कि आप कहीं पर हो तो वहाँ पे आप उसको क्लीनिंग के लिए आप वहाँ पे स्वीपिंग और वॉशिंग, यानी यहाँ पे पहले पहुँचते हो तो वहाँ से पहले आप गंदगी को सारी चीज़ों को साफ कर दो। ठीक है, तो यानी कि आपका क्या हो गया? आपका हो गया 3 4 2 1 5। बेसिकली इसका आंसर है, यानी कि सिसुके क्या 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 होगा? डिसिप्लिन होगा। सीतों का क्या होगा? ऑर्डरलीनेस होगा। सिकेसु का क्या होगा? क्लीनलीनेस होगा। सीरी का क्लियरिंग होगा। सीसो का क्या होगा? स्वीपिंग एंड वॉशिंग। फाइन। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है? द ट्रस्टीशिप अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस वाज एडवोकेटेड बाय। ठीक है, ट्रस्टीशिप अप्रोच क्या था? बेसिकली इसमें कहा गया था कि हम लोग सारे लोग क्या है? सोसाइटी का पार्ट है। इसी तरह से जो हमारे लेबर्स है वो भी सोसाइटी का पार्ट है, और हम लोग सोसाइटी को क्या करते हैं? कभी कोई चीज़ को ओ करते हैं। ओ का करने का क्या मतलब हुआ कि भाई हम लोग सोसाइटी में रहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग उसकी उसकी ट्रस्टीशिप लें। ठीक है, यानी कि जो लेबर हैं सारी चीज़ें हैं उनके लिए भी हम लोग वेलफेयर का क्या करें? काम करें। ठीक है, और बेसिकली ये बात किसने कही थी? ट्रस्टीशिप अप्रोच की अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन में तो ये बात कही थी हमारे बापू ने, यानी कि महात्मा गांधी ने। ओके, तो आपको ये याद रखना है, ये जो अप्रोच है इंडस्ट्रियल रिलेशन के ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारे हैं, पहले आपके 5 6 आए, उसके बाद और भी धीरे धीरे इवॉल्व हुए। मैंने कुछ अप्रोच जो है वो कवर कर लिए हैं, अब मेरे जो क्लास में जाकर देख सकते हो, और अभी आगे भी हम लोग कुछ और अप्रोचेस हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो ट्रस्टीशिप अप्रोच की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वो दी थी महात्मा गांधी ने। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको क्लास जो है वो पसंद आई होगी। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे लिख के पूछ सकते हो। कोई अपनी फीडबैक आपको देने, कोई सुझाव देने हैं तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करो। और आपको जो है वीडियो सेशन पसंद आया तो फ्रेंड्स तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड do share and subscribe to get the latest notification. Thank you so much friends. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम, स्टे सेफ.